मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स यहाँ से आप लिख सकते हो। एंड आफ्टर दैट ये क्वेश्चंस हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, टॉपिक्स कवर्ड है। सो वैदिक मैथमेटिक्स कल कंप्लीट कर चुके थे। एंड आर्यभट्ट, सो आर्यभट्ट से अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आर्यभट्ट से आज स्टार्ट होगा। एंड आर्यभट्ट का देखो पूरा स्टोरी जैसा याद रखना आगे क्या मेंशन है। ब्रीफली डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट का रोल क्या था, ये भी मेंशन है। आर्यभट्ट वन, सो आर्यभट्ट वन, एंड आपके बुक में जो आर्यभट्ट गिवन है दैट मीन सिलेबस में सेम पर्सन ही है। सो आर्यभट्ट वन, टू ग्रेट मैथमेटिशियंस वेर born विथ दिस नेम इन इंडिया। दो पर्सन है जो कि दोनों ही मैथमेटिशियन थे, आर्यभट्ट वन एंड आर्यभट्ट टू। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आर्यभट्ट वन के बारे में पूरा मेंशन्ड हो गया है। ठीक है, वन ऑफ दैम वाज born इन प्लेस कॉल्ड कुसुमपुरा, कुसुमपुर, या फिर हम लोग ऐसे प्रोनाउंस करते हैं तो कुसुमपुरा होता है, या फिर कुसुमपुर, नियर पटना इन 476 एडी। ठीक है, कुसुमपुर में उनका जन्म हुआ, नियर अबाउट पटना के पास ही है, इन 476 एडी। एंड उन्होंने एक बुक लिया, बुक लिखा है। क्या है बुक का नाम? आर्यभट्ट है ना उनका नाम, सो उनके नाम के अकॉर्डिंग कर लो, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट इन 499। अभी 476 से 499 कितना गैप हुआ बताओ, कितना गैप है? काउंट करो, काउंट करो। देखो 476 496 कितना हो गया? 20 ईयर्स, 20 ईयर्स एंड 3 ईयर्स ऐड कर लो, 23। मतलब एट द एज ऑफ 23 उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है आर्यभट्ट, एंड ही इज नोन एज आर्यभट्ट वन। उनको बोला गया आर्यभट्ट वन। अनदर मैथमेटिशियन जिनका नाम था आर्यभट्ट टू, उन्होंने और एक बुक लिखा था, महा आर्य सिद्धांत, महा आर्य सिद्धांत। कब लिखा? 950 एडी। 476 में आर्यभट्ट वन का बर्थ हुआ था, बट उन्होंने बुक लिखा 499 एडी में, एंड इन्होंने बुक लिखा 950 एडी में। मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हो ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल टाइम के बाद आए आर्यभट्ट टू, इन्होंने और एक बुक लिखा महा आर्य सिद्धांत। अच्छा, सिद्धांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिद्धांत, सिद्धांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स। थ्योरम बोल सकते हो, बट थ्योरम से बेटर होगा प्रिंसिपल्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल्स को हम लोग सिद्धांत बोलते हैं। तो महा आर्य सिद्धांत मतलब उनके जो प्रिंसिपल्स थे उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया 950 एडी में। आफ्टर दैट और कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन में आ जाना है। सो आर्यभट्ट वन, वन मेंशन करना है। किसने क्या लिखा है जानना पड़ेगा। आर्यभट्ट वन, इन्होंने क्या मेंशन किया है देखो, आर्यभट्ट वन इन्वेंटेड द लेटर सिस्टम। इन्होंने क्या बनाया? लेटर सिस्टम बनाया। लेटर सिस्टम में इन्होंने क्या रखा है देखो, ही यूज्ड vowels and consonants in place of numbers। numbers के जगह पे इन्होंने यूज किया vowels and consonants को। अच्छा, vowels कितने हैं? बोलो, छोटे बच्चे वाला पढ़ाई मैम पूछ रहे हो आप? अच्छा, और उसको छोड़ के और कितने consonants हो गए? consonants कितने हो गए? 21। ओके, सो अल्फाबेट्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, एंड हम नंबर्स को यूज नहीं कर रहे, नंबर्स के इंस्टेड पे हम लोग अल्फाबेट्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ही रिप्रेजेंट 1 2 3 4 एटसेट्रा बाय क ख ग घ एटसेट्रा, और 30 40 50 60 70 को इन्होंने लिया य र ल व तालवेश एटसेट्रा। एंड जस्ट लाइक हम लोग पावर का अगर यूज कर रहे हैं, 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, ऐसे करके हमने यूज किया, तो उसके लिए अ आ ई उ एटसेट्रा। तो ये चीज को आपको याद रखना है, इतना चीज याद रखना है, ये इजी होगा। अगर बोला गया 31, तो देखो यहाँ पे क्या यूज किया गया, क को यूज किया गया। यहाँ पे क, नॉर्मली हमने क को एक बोला था, तो एक के लिए आपने यूज किया क, एंड य को यूज किया 30 के लिए, य को यूज किया 30 के लिए। मतलब अल्फाबेट्स को अरेंज कर दो। अल्फाबेट्स मतलब इन द सेंस यहाँ पे आपको इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज नहीं करने, क्योंकि इंग्लिश में ओनली 26 लेटर्स है। सो आपके जो वर्ण होते हैं तो वर्ण को यूज करना है, अक्षर या वर्ण होते हैं तो उसको यूज करना है, पूरा अ से लेके लास्ट तक। ठीक है, हाँ यस बोले। हाँ, नंबर सीक्वेंस हिंदी में बनाना है, नंबर सीक्वेंस से हिंदी में बनाना है। बस एक एग्जांपल यहाँ से दे दीजिएगा, चल जाएगा। 31 अगर है तो 31 को कैसे लिखेंगे? य होता है 30, 30 नंबर पे यहाँ पे य को रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है 30 के लिए हमने य लिया है, 40 के लिए र लिया है, 50 के लिए हमने ल लिया है, 60 के लिए व, एंड 70 के लिए तालवेश। ठीक है, हमने ये ले लिया। क को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया था 1, तो यहाँ पे 1 + 30 = 31
हो गया। तो हम हिंदी में अगर बोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? क्य, क्य, क्य में क में आधा य, हो गया क्य। सो ये 31 है। बस एक याद रखो, अभी ग प्लस ई करोगे तो ये थोड़ा-सा आपको भास्ट और भी लगेगा, भूल जाओ कुछ हो जाए, तो उसको छोड़ दो, एक याद रख लेना। अभी देखो एप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई, पाई वैल्यू तो आप लोग जानते ही हो, पाई को हम लोग क्या लिखते हैं? ये आपका लेटर आ गया, मतलब पाई के लिए सिंबलाइज़ किया गया है इस लेटर से। एंड आर्यभट्ट वर्कड ऑन द एप्रोक्सीमेशन फॉर पाई and may have come to the conclusion that pi is an irrational number, not a rational number। ये irrational है, ये irrational है, rational नहीं है, ठीक है। इसका अप्रोक्सीमेशन एक वैल्यू निकाला गया, अप्रोक्सीमेशन एक वैल्यू निकाला गया। कोई एक वैल्यू बोल दो, इसके बहुत सारे वैल्यूज हैं, एक वैल्यू बोल दो। 22, 22, मैं हिंट दे रही हूँ, बाई सेवन, 22/7 एक वैल्यू ये है। और एक है, और एक है, क्या होगा? हाँ बस 3.1416। तो ये आपके वैल्यूज आ गए। तो अप्रोक्सीमेशन किसने दिया था? अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई आर्यभट्ट ने। कौन से आर्यभट्ट? आर्यभट्ट वन, आर्यभट्ट वन। नेक्स्ट, आर्यभट्ट गेव द, हाँ, सिर्फ़ 1 के बारे में ही मेंशन है, बट ऊपर मेंशन था ना आर्यभट्ट 1 एंड आर्यभट्ट 2, तो वहाँ पे जब भी काम चल रहा है, यहाँ पे जितने भी वर्क लिखे गए हैं, सब आर्यभट्ट 1 के बारे में मेंशन है। ठीक है? ओके, चलो। आर्यभट्ट गेव द, हाँ, 2 पर्सन्स है ना, दोनों ही फेमस मैथमेटिशियन थे। एंड यहाँ पे आर्यभट्ट 1 के बारे में ही आपको मेंशन करना है, 2 के बारे में नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पाई के वैल्यूज हैं या फिर जस्ट लाइक एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ये सारा कुछ आर्यभट्ट 1 ने ही दिया हुआ है। ठीक है। इवन आप जो नंबर्स का काउंट करते हैं, ये हम लोग पढ़ते थे, चलो फॉर्मूलाज निकालना है कि एन नंबर ऑफ कुछ एलिमेंट्स हैं, तो उसको कैसे आप ऐड करेंगे, तो उसको इजीली करने के लिए फॉर्मूलाज आता था। ठीक है, एन प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। सो ये n इंटू n+1/2। वैसे यहाँ पे स्क्वायर का है, क्यूब का है, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज है। सो जो जो इजी लगता है, सबके लिए तो इजी नहीं है, बोलोगे मैम एग्जाम हॉल में इतना सारा याद रखना तो हम भूल जाएंगे। सो यहाँ पे इतना अगर इजी नहीं लग रहा है, भूल जाना है, तो इसको मत करना। जो चीज़ गलत होने वाला है उसको मत लिखो। अगर याद रखता है, रहता है, लिखो, आराम से लिखो। अगर नहीं रहता है तो उस चीज़ को छोड़ दो। जो चीज़ याद रहेगा, इजी, हाँ, आपके लिए ईज़ी है ना, बहुत बच्चे ऐसे भी रहेंगे जो भूल जाते होंगे, ठीक है? सबका आईक्यू सेम नहीं है, इस अकॉर्डिंग मैं सबको बोल रही हूँ, जिनको ईज़ी लगता है वो लिख सकते हैं, जिनको नहीं लिखना है या फिर नहीं याद रह रहा है, बिकॉज़ एग्ज़ाम हॉल में आपका माइंड काम नहीं करने वाला है, ये चीज़ है। मैक्सिमम बच्चे टेंशन में भूल जाते हैं, तो इसलिए बोल रही हूँ रॉन्ग मत लिखना, बिकॉज़ एक पेज में अगर 3 रॉन्ग होते तो 1 मार्क कट जाएगा, ठीक है? ये यूनिवर्सिटी का भी रूल है। एक पेज में अगर 3 रॉन्ग लिखते हो, तो वहाँ पे 1 मार्क कट जाएगा, तो ये भी याद रखना है। देन फिफ्थ पॉइंट में आ जाओ। ही गेव द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, ये हम लोग बचपन में ही करते थे, मतलब अराउंड 4-5 क्लासेस से ही सीखना स्टार्ट किए थे, एंड ये अभी तक चल रहा है। सो कैसे स्क्वायर रूट्स निकालें, क्यूब रूट्स निकालें, उतना ही, एक लाइन लिखना। he tried to give the conclusion of Pythagoras theorem in his own way। उनके वे से उन्होंने पाइथागोरस रूल दिया था। अच्छा, पाइथागोरस का फॉर्मूला बता दो, क्या था? प्रीवियस क्लास में क्या था? ए बी सी को लेके है, बताओ। मैंने हिंट दिया, सी नहीं है, ए बी, हाँ, ए बी को लेके है, हाँ। सो ये फॉर्मूला के ऊपर उन्होंने किया था, एंड ये चीज हमने पढ़ा हुआ था, कहाँ पे पढ़ा? हिस्ट्री जो था ना, वैदिक का पढ़ रहा था, वहाँ पे पाइथागोरस के ऊपर था, आर्यभट्ट का नाम भी मेंशन था, एंड वहाँ पे ये फॉर्मूला भी गिवन था। ठीक है। जब भी याद नहीं आ रहा तो पाइथागोरस का थ्योरम का फॉर्मूला याद कर लो, एंड उसके अकॉर्डिंग याद रखना, मैम ने बोला था ए बी यहाँ पे आएंगे, ये दो एलिमेंट्स को लेके ही करने हैं, एंड आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, सिंपल चीजें हैं और कुछ नहीं चलना है। यहाँ पे आ जाओ, वो खत्म हो गया, आर्यभट्ट का खत्म हो गया, आर्यभट्ट से पहले और कुछ नहीं लिखना और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना है। अभी आ जाओ भास्कराचार्य। भास्कराचार्य, अच्छा, आर्यभट्ट कहाँ पे जन्म लिए थे, कहाँ पे वन हुआ था, मतलब उनका बर्थ कहाँ पे हुआ? पटना के पास, बोलो। एक नाम आया, एक, कुसुम, कुसुमपुर, कुसुमपुर नियर पटना। बस, कुसुमपुर नियर पटना, ये आर्यभट्ट वन है। ठीक है। अभी भास्कराचार्य आते हैं। भास्कराचार्य क्या कहते हैं? अच्छा, बी से भास्कराचार्य याद रखोगे, उनका बर्थ हुआ था बीजापुर, बीजापुर इन मॉडर्न कर्नाटका, कर्नाटका में हुआ था। सो बी से बी को याद रखोगे, भास्कराचार्य बीजापुर, अभी का कहाँ पे है ये? बीजापुर कर्नाटका में है, मॉडर्न कर्नाटका में। सो ही वॉज बॉर्न इन बीजापुर
in modern Karnataka. He and his work represents a significant contribution to the mathematical and astronomical knowledge in the 12th century. मतलब 12th सेंचुरी में उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था रिलेटेड टू मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल, मतलब आप बोल सकते हो कि जो भी आपके ज्योतिष रिलेटेड होता है, या जो भी आपके स्टार्स, या फिर जो भी गति होते हैं, मतलब सेलेस्टियल बॉडीज का जो मूवमेंट्स होते हैं, सब कुछ को काउंटिंग करने के लिए उसका डिस्टेंस, उसका रिवोल्यूशन, या वो जो मूव करता है उसके सारे स्पीड्स को भी काउंट करने के लिए हमें एक कैलकुलेशन करना पड़ता है। उस कैलकुलेशन के लिए मैथमेटिक्स चाहिए। जो जितने भी पहले के मैथमेटिशियंस थे ना, वो अच्छे अच्छे एस्ट्रोनॉमर्स भी रह चुके हैं। मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था, मैथमेटिक्स मीन्स कैलकुलेशन, गणन, गणित कर रहे हो, तो उस चीज को आप यूज कर रहे हो कहाँ पे, दोनों वे में, मैथ्स में भी यूज कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी में भी यूज हो रहा है, एंड सम हाउ फिजिक्स में भी यूज होता है, बिकॉज एस्ट्रोनॉमी इज ए पार्ट ऑफ फिजिक्स। हो गया। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या मेंशन है, हिज मेन वर्क, उनका मेन वर्क क्या था। अच्छा, आर्यभट्ट का मेन वर्क क्या था, बुक का नेम बोल दो, बुक का नेम, बुक का नेम उनके नाम के अकॉर्डिंग, आर्यभट्ट। अच्छा, आर्यभट्ट टू का बुक का नेम क्या था, महा आर्य सिद्धांत, महा सिद्धांत। ओके, मैं देखो क्वेश्चंस पूछूंगी, रिपीट करूंगी, माइंड में रखो। सो इनका बुक का नेम क्या है, वही सिद्धांत है, बट यहाँ पे दूसरा और एक टर्म भी यूज हुआ, दैट इज सिद्धांत शिरोमणि, शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है। सिद्धांत शिरोमणि को इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड किया। एंड कॉल्ड, 4 पार्ट को नाम दिया इन्होंने, बहुत अच्छा अच्छा नाम दिया है, देखो, लीलावती, लीलावती, बीजगणित, बीजगणित, ग्रह गणित, ग्रह गणित, लास्ट गोलाध्याय। अच्छा, गोल अध्याय, गोल क्या है, सर्कल में जो जो चीजें हैं, तो सर्कल्स का जो भी, हाँ, जितने भी, मतलब सर्कल का जो रेडियस हो गया, या फिर उसका पेरीमीटर निकालना है, या फिर अर्ध गोलार्ध के ऊपर कुछ निकालना है, तो वो सब कुछ इन्होंने दिया था, उसके जितने भी फॉर्मूलाज थे रिलेटेड टू दिस, वो सब कुछ दिया था। सो गोलाध्याय। ग्रह गणित तो समझ आ गया, ग्रह से संबंधित है। गणित कैलकुलेशन अभी बोला, डिस्टेंस, स्पीड, एंड कैसे मूव कर रहे हैं, कितने स्पीड में, एक दूसरे के साथ कब ये बोम्बार्डमेंट होगा, या मूव करेगा, या टूट जाएगा, क्या होगा, वो सब कुछ इन्होंने दिया। बीज गणित के ऊपर भी, मतलब एक चीज का जो फोर्स हम लोग पढ़ रहे थे ना, फिजिक्स में पढ़ते हैं फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये सब जो पढ़ते हैं, तो हर एक बॉडी पे, हर एक एलिमेंट्स के अंदर हम लोग बोल सकते हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें होंगी। तो छोटी छोटी जो चीज है, हम लोग एटम्स को तोड़े थे तो हमें मिला था क्या, न्यूट्रॉन्स मिला, इलेक्ट्रॉन्स मिला, प्रोटॉन्स मिले। तो वैसे ही हर एक चीज के अंदर कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा, स्टोर्ड एनर्जी होगा, एक मूविंग एनर्जी होगा। उस अकॉर्डिंग हर एक चीज का अपना एक स्पीड रहता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए मैथ्स चाहिए। तो ग्रह गणित में हम लोग ग्रह से संबंधित जितने भी कैलकुलेशन है उसमें करते थे। बीजगणित, आज भी हम लोग बीजगणित के ऊपर चल रहे हैं, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू हमने बहुत कुछ सीखा है। क्लास 9th 10th में तो इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चलो, कंट्रीब्यूशन ऑफ भास्कराचार्य और क्या है देखो, अभी इन्होंने बहुत अच्छा चीज डिस्कवर कर दिया। भास्कराचार्य वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड हु गेव द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग ए नंबर बाय जीरो, डिवाइडिंग ए नंबर बाय जीरो एज इंफिनिटी। मतलब एनी नंबर, सपोज थिंक दैट कि कोई भी एक नंबर होगा, वो एक्स है, आप मुझसे ज्यादा ही जानते हो, मैथ्स पढ़ चुके हो, तो एक्स है, एक्स को डिवाइड अगर करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, कुछ तो वैल्यू इससे दिखता नहीं है, तो इन्फिनिटी, उसको हमने बोल दिया इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी का इन्होंने डिस्कवर किया कि कोई भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करते तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी होगा। याद रखना है, सीटेट के बच्चों को भी याद रखना है, जो सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको भी पूछे जाएंगे, ऐसे पूरा स्टेटमेंट दे देगा एंड पूछेगा कि ये किसने बोला था, हु रिटन दिस, तो किसने लिखा था या किसने इन्वेंट किया था, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, याद रखना। और कुछ नहीं जाना है, यहाँ पे पेन का मार्क खत्म कर दिए, अभी आगे चलो, आगे और थोड़ा चलते हैं। क्या है यहाँ पे, पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने हार्ड हार्ड पॉइंट्स को नहीं दिया। आप क्या करोगे, इतने पॉइंट्स जो है ना, साइन कॉस ये सब को लेके अगर करोगे तो आप प्रॉब्लम में फंसोगे। तो एक चीज करना, यहाँ पे हिंदी में भी मेंशन है, हिंदी में नहीं जाना है। सो यहाँ पे छोटा छोटा जो लाइन है उसको लिख लेना। ठीक है, क्या है, ही कंट्रीब्यूटेड ए लॉट इन द फील्ड ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री के फील्ड में भी इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, बस इतना याद रखो। एंड अगर हो सके तो आप ये एक आध फॉर्मूला दे सकते हो कि साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये दे सकते हो, प्रूव करने का कोई जरूरत नहीं है। अभी देखो नेक्स्ट, इन्होंने एक थ्योरम दिया था, एक थ्योरम दिया था, रोल्स थ्योरम। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ रोल्स थ्योरम was originated by Bhaskaraचार्य, and in Grah Ganit
ही राइट्स, उन्होंने ग्रह गणित में कुछ लिखा हुआ था, व्हेयर द प्लैनेट्स मोशन, हमने बोला ग्रह से संबंधित होगा, प्लैनेट्स मूव करते हैं, ग्रह मूव करते हैं, उसका कुछ एक तो मोशन होगा, जैसे हमने बोला कि एक बॉडी के अंदर एनर्जी रहता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मूविंग एंड स्टोर्ड एनर्जी के अंदर हमने डिफरेंस बोला। तो उस अकॉर्डिंग व्हेयर द प्लैनेट्स मोशन इज एन एक्सट्रीमम, मतलब एक्सट्रीम होगा, देयर द फ्रूट ऑफ द मोशन इज एब्सेंट। फ्रूट ऑफ द मोशन, यहाँ पे क्या लिखा गया, ये पूरा ही संस्कृत एंड हिंदी को मिक्स करके लिखा है, यत्र गृहस्य परमं फल तत्र वर्गत फला भावने भविता, कुछ ऐसा कुछ लिख दिया, वो संस्कृत में पूरा लिख दिया, बट हम लोग इंग्लिश वाले ही समझ पा रहे हैं अच्छे से कि वेयर द प्लैनेट्स मोशन इज एन एक्सट्रीम, जहाँ पे प्लैनेट का मोशन सबसे एक्सट्रीम होगा, और एक्सट्रीमम बोल सकते हैं, जैसे ऑप्टिमम होता है, एक्सट्रीमम मैक्सिमम हो सकता है, उस जगह पे उसका जो फ्रूट मतलब रिजल्ट है वो एब्सेंट होगा, उसका रिजल्ट एब्सेंट होगा, या फिर आप बोल सकते हैं द मोशन इज स्टेशनरी, द मोशन इज स्टेशनरी at the commencement and the end of retrograde motion, retrograde motion the apparent motion of the planet vanishes। अच्छा, ये दोनों लाइन थोड़ा सा अलग है, ये दोनों ही लाइन अलग है, यहाँ पे मोशन को एक्सट्रीम बोला गया एंड यहाँ पे बोला गया जहाँ पे रेट्रोग्रेड मोशन का एंड होता है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय रेट्रो? मैं जानती हूँ रेट्रो मतलब, मुझे पता है, मॉडर्न से ऑपोजिट जाओ, मॉडर्न का ऑपोजिट जाओ, आपको रेट्रो मिल जाएगा, यस, पुराना, यस। सो रेट्रोग्रेड मोशन का जहाँ पे एंडिंग होता है, मतलब स्टार्टिंग से जो मोशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक मोशन मूविंग, मूव हम करना स्टार्ट करें, वो जहाँ पे एंड होगा, उसका वर्क जहाँ पे खत्म होगा, वहाँ पे हमारा प्लैनेट वैनिश हो जाएगा, मतलब प्लैनेट का जो मोशन है वो वैनिश हो जाए, प्लैनेट वैनिश नहीं होगा, प्लैनेट का जो मोशन है वो वैनिश हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली हम ये समझ सकते हैं जो एक मोशन अगर खत्म होता है तो प्लैनेट वहाँ पे स्थिर हो सकता है, वहाँ पे वो स्थिर हो सकता है, स्टिल हो जाएगा, उसका कोई और मूवमेंट नहीं रहेगा, वो कुछ टाइम के लिए स्थिर हो जाएगा, जस्ट लाइक हम होते हैं ना स्टैचू, वैसे टाइप का। सो रेट्रोग्रेड मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लैनेट्स मोशन एक्सट्रीमम पॉइंट, तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, एक मोशन एंड होने पे आ रहा है, दूसरा मोशन हम एक्सट्रीम कंडीशन को बोल रहे हैं। अभी नेक्स्ट, ही हैज रिटन ए लॉट अबाउट जीरो सर्च परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अभी बताओ और किसने लिखा था, भास्कराचार्य को छोड़ के और किसने लिखा है इसके बारे में, पढ़ा है क्या हमने? नहीं। हमने कहाँ पे पढ़ा था, इस लाइन को ही पढ़ा था, याद करो भास्कराचार्य के पॉइंट्स को कहाँ पे और पढ़े हो, हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, वेदी के लास्ट पॉइंट्स में, वेदिक के लास्ट पॉइंट में भी सेम मेंशन था कि भास्कराचार्य ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, डिस्कवर किया जीरो को एंड उस रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जीरो के, जस्ट लाइक 1/0 इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज होंगे जो उन्होंने डिस्कवर किया, सर्च परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये सब का भी उन्होंने प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा था, उसके फॉर्मूलाज को दिए थे। ही रोट द 100th पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ a circle seems to be strict, our earth is a big sphere and that's why it appears to be flat। ठीक है, हमारे अर्थ को अगर आप पार्टीशन वाइज देखो तो क्या दिखेगा, अर्थ कैसा दिखेगा, अर्थ कैसा दिखता है, अर्थ कैसा है, स्फीयर, फ्लैट ही दिखेगा ना। नॉर्मली ये बोला गया कि आप किसी भी सर्कल को अगर कट करते हो, 100 टाइम बोला गया, 100 पार्ट में डिवाइड करते हो, तो धीरे धीरे वो उसका सर्कल का जो शेप है वो नहीं रहेगा, वो एंड हो जाएगा एंड उसका जो बाउंड्री भी है वो भी वैनिश हो जाएंगे एंड वो एक स्ट्रेट या फिर फ्लैट जैसा दिखेगा, फ्लैट सरफेस जैसा दिखेगा। वैसे ही है, अर्थ भी हमारा बिग सरफेस जैसा है, मतलब बिग स्पेयर जैसा है एंड उसके सरफेस को भी अगर हम लोग पूरा कट करते हैं छोटे छोटे 100 पार्ट में तो वो फ्लैट दिखेगा। ही गेव द फॉर्मूला लाइक, अभी हमने ऊपर क्या था, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी भी दिया गया, प्लस माइनस साइन बोथ है, तो साइन ए कॉस बी मतलब ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस साइन ए कॉस ए इंटू साइन बी। ही कैलकुलेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड फॉर्मूले, ट्रिगोनोमेट्री का जितने भी फॉर्मूलाज हैं, साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक टैन, सब कुछ इन्होंने बहुत डिस्क्राइब किया था, मतलब डेरिवेटिव्स निकाला था, उसके भी एक पॉइंट होता है कि साइन से हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं दूसरे एंगल्स को या थीटास को, वो भी उन्होंने बताया। चलो आगे चलते हैं, और भी 2 पॉइंट यहाँ पे, और ज़्यादा नहीं करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट करेंगे। ही एक्सप्लेन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्वाटिक एंड क्वाटिक इंटर सॉरी इंडी डिटर्मिनेट, अच्छा इतना कंफ्यूजन होके पढ़ना नहीं चाहिए, इनडिटर्मिनेट इक्वेशंस, अच्छा इतना कंफ्यूजन होता है क्योंकि मैं मैथ्स की नहीं हूँ, ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैथ्स टीचर चाहिए, आप लोग ये अच्छे टीचर बनोगे मैथ्स के, क्योंकि हम लोगों ने इतना कुछ नहीं पढ़ा, बायो में घुस गए। तो एक्सप्लेन
सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्वाड्रेटिक इंडिटरमिनेट इक्वेशंस, बहुत सारे इक्वेशंस के ऊपर उन्होंने किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग ने पढ़ा हुआ है, क्यूबिक इक्वेशन भी पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इंडिटरमिनेट डिटरमिनेट इक्वेशंस भी हमने पढ़ा हुआ है। सो ही डेवलप्ड ए प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अभी सर ने बोला था कौन सा पाइथागोरस का थ्योरम है, मैंने आप लोगों को हिंट दिया था ए बी से स्टार्ट करना है, सी लास्ट में आएगा तो ए बी याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, एंड कैसे बोथ साइड को कैंसिल आउट करना है इसने प्रूव किया। हमारे ये कौन है, भास्कराचार्य है या आर्यभट्ट है, कौन थे, लास्ट लास्ट बोल दो। भास्कराचार्य। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, भास्कराचार्य का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बहुत कुछ है। अगर बोला गया 1/0 इक्वल्स टू 1/0 मतलब 1 एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 दैट इक्वल्स टू एन इंफिनिटी, ये किसने दिया, भास्कराचार्य ने। अगर बोला गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन सर्ट्स और जीरो का प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूलाज के ऊपर किसने दिया, तो वो भी भास्कराचार्य। ट्रिगोनोमेट्री के डेरिवेटिव्स किसने डिस्कवर किए, भास्कराचार्य। और डिफरेंट टाइप ऑफ जो फ्लैट सरफेस बोला गया कि एक सर्कल और स्पीयर्स को अगर कट करते हो तो एक फ्लैट सरफेस आएगा, तो ये भी भास्कराचार्य ने बोला। भास्कराचार्य ने पाइथागोरस थ्योरम भी दिया और रोलर्स थ्योरम और रोल्स थ्योरम भी दिया। तो इतने सारे पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलो, कौन आते हैं, इनके ऊपर एक मूवी आया है, देखिए हो मूवी रामानुजन। बस ये बहुत अच्छा चीज है कि हमें कुछ जानने को मिलता है, वो भी मूवी देखने से। सो रामानुजन वॉज बॉर्न 22 दिसंबर 1887। बोलो ये इन एरोड मद्रास प्रेसिडेंसी। 1887 मतलब बहुत ही ओल्ड नहीं है, एडी पीरियड में हमें जाने को नहीं मिलेगा। मतलब 1887 हम लोग बोल सकते हैं कि 1800 सेंचुरी, जो लेट 18th सेंचुरी का पीरियड है, इसी टाइम पे इनका बर्थ हुआ था। एंड 22 दिसंबर में है, एंड इन एरोड मद्रास प्रेसिडेंसी में इनका बर्थ हुआ। अच्छा, इनका कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, ये मैथ्स के लिए पागल इंसान थे बोल सकते हो। रामानुजन को एक टाइम बहुत बुखार हुआ था, एक टाइम बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, स्टोरी में ऐसा ही है। रामानुजन को बहुत तेज बुखार हुआ। अच्छा, आपको तेज बुखार होता है तो कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, हॉस्पिटल। उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सो सोचो 1887 में हॉस्पिटल इज नॉट गुड, दैट मच उतना तो फैसिलिटीज नहीं होगा, फिर भी उनको रखा गया एंड अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। उनको इतना टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर था, फिर भी उनको पेन एंड पेपर चाहिए था। एंड उन्होंने जो भी डॉक्टर था उनको भी उन्होंने बोला पेन पेपर दीजिए मुझे। किसी ऑफिस में भी वो जब काम करते थे तो आधा काम वो खत्म करके फटाफट से पेन पेपर वो रखते थे एंड लिखते थे। पेन बहुत ज़्यादा खर्चा होगा इसलिए वो पेंसिल का यूज़ करते थे एंड रिपीटेडली एक ही चीज़ को मिटा के लिखते थे। दैट मीन्स स्लेट्स में भी वो कैलकुलेशन निकाल देते थे एंड अपनी उम्र से बड़े बच्चों का भी मैथ्स वो बहुत क्विकली सॉल्व कर लेते थे। इवन वो मतलब अगर क्लास 6 में है वो 10th क्लास का मैथ्स कर सकते हैं, इतना वो टैलेंटेड थे। एंड इवन वो अज्यूम कर सकते थे कि एक टोकरी में, मतलब एक बकेट मान लो या टोकरी मान लो, टोकरी में जितने भी क्या बोलते हैं चने के दाने थे, मंदिर में जैसे दान दिया जाता है ना, कोई भी प्रसाद जैसे दान देते हैं जो, तो वो काउंटिंग कर ले कि इतने भक्त हैं एंड इतने देने हैं। तो एक भक्त को अगर कितने 50 चने मिल रहे हैं तो एक बकेट में कितना रख सकता है, मतलब रह सकता है, उन्होंने कैलकुलेट कर लिया एंड उन्होंने बोल दिया कि आप आज 8 भक्त को खाना नहीं मिलेगा या प्रसाद नहीं मिलेगा, ये भी उन्होंने कैलकुलेट कर दिया। तो सोचो कितना बड़ा दिमाग है उनका, मैथमेटिशियन कितने बड़े थे, ये सारा चीज उन्होंने डिस्कवर किया था। अच्छा, इन्होंने क्या डिस्कवर किया देखो, ही मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थ्योरी, इन्फिनाइट सीरीज एंड कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, ये तीन चीज याद रखोगे। मिनिमम क्या होता है ना, आप कंफ्यूजन अभी होगा कि आपको जीरो, सर्ट, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इंफिनिटी, ये सब भास्कराचार्य ने किया। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय बुक लिखा, ठीक है, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय बुक लिखा। एंड क्या और क्या डिस्कवर किए थे बताओ, नंबर सिस्टम को उन्होंने किसमें लिखने को ट्राई किया था, क्या प्रेजेंट किया, किसके थ्रू प्रेजेंट किया, आर्यभट्ट, हाँ, अल्फाबेट्स में, अल्फाबेट्स में उन्होंने उसको प्रेजेंट किया। अच्छा, ये वर्ड्स जो बोल रही हूँ अल्फाबेट्स हो गए या जीरो हो गया, जीरो जैसे सुन लिए तो आप याद कर लेना कि इनका जीरो का पॉइंट आ गया तो भास्कराचार्य है। ग्रह गणित आ गया, बीज गणित आ गया तो ये गोलाध्याय आ गया, लीलावटी आ गया तो ये भास्कराचार्य है। आर्यभट्टीय सुन लिए तो आर्यभट्ट के पास चले जाना। रामानुजन का पॉइंट आ गया तो आप सोच लो इन्फिनाइट सीरीज, नंबर थ्योरी, नंबर सीक्वेंस अलग है, आर्यभट्ट का था, नंबर थ्योरी रामानुजन का है, इन्फिनाइट सीरीज, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ये सारा आपका रामानुजन का है। ठीक है, एंड ये एक स्कॉलर बच्चे थे, अपने टाइम पे ये स्कॉलर स्टूडेंट थे।
हो गया, इतना याद रख सकते हैं, इतना थोड़ा सा। चलो इनके कंट्रीब्यूशन में देखते हैं। हाँ, इनको गिफ्टेड चाइल्ड बोल सकते हो, इनका आईक्यू बहुत ही हाई था, 140 प्लस में इनका आईक्यू था। मतलब ये देखते ही मैथ्स को सॉल्व कर लेते थे। बड़े-बड़े साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस जो थे, उस टाइम पे जो फिजिशियंस भी थे, मतलब फिजिसिस्ट थे, वो भी जो कर नहीं पाते थे, ये मैथमेटिक कैलकुलेशन से उसको सॉल्व कर लेते थे। इतने बड़े वो मैथमेटिशियन थे। तो इनको आप बोल सकते हो इनके गिफ्टेड ही बच्चे हैं, बहुत ही गॉड गिफ्टेड इनके पास है, बहुत बड़ा। तो ही इंडिपेंडेंटली कंपाइल्ड नियरली 3900 रिजल्ट्स, मोस्टली आइडेंटिटीज एंड इक्वेशंस। समझ आया? 3900 रिजल्ट्स मतलब एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, मतलब एक फॉर्मूला अगर निकालते हो उसके रिजल्ट्स भी तो शो करने पड़ेंगे ना। फॉर्मूला को डिराइव करना पड़ता है, उसके इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाना पड़ता है कि इससे रिजल्ट्स आएगा कि नहीं, कैंसल आउट करके देखना पड़ता है कि इसका अगर प्रॉब्लम ये है तो सोल्यूशन यही आना चाहिए। तो ऐसे करके उन्होंने रिजल्ट्स दिया था नियरली 3900। 3900 बहुत बड़ा चीज इन्होंने किया है। एंड इन्होंने क्लेम किया था ये सारे करेक्ट है बोल के, ये सारे करेक्ट है बोल के इन्होंने क्लेम भी किया था। ठीक है। रामानुजन showed that any big number can be written as sum of not more than 4 prime numbers। ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे को ऐड करोगे तो एक बड़ा नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी चार प्राइम नंबर्स को अगर जोड़ते हो, उसका जो एडिशन होगा उससे एक बड़ा नंबर मिलेगा। इन्होंने ये प्रूव कर दिया। ही showed that how to divide the number into two or more squares or cubes। हम लोग अभी भी डिवाइड करते हैं। अच्छा, जैसे आप बोलो एक नंबर देती हूँ, ठीक है, जैसे कर सकते हैं 36 को डिवाइड करिए। 36 को डिवाइड करिए, दो नंबर्स आने चाहिए, दो नंबर्स के स्क्वायर्स होने चाहिए। 36, ऐसे आपके सीटेट में भी क्वेश्चंस आएंगे। 36 को डिवाइड करो, दो स्क्वायर्स में आएंगे, दो नंबर्स में होने चाहिए, दो। बस ये दो नंबर में होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका था 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। बस अगर आप सिंपल कर दोगे इसको तो 6 स्क्वायर आएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपके सीटेट में भी आएंगे, ठीक है। ये प्राइमरी सेक्शंस में ऐसे सीटेट में भी क्वेश्चंस आएंगे। सो इन्होंने स्क्वायर्स और क्यूब्स में बोल सकते हो, मैंने स्क्वायर कर दे दिया, क्यूब्स में भी आ सकता है। सो अगेन और क्या आया, नंबर थ्योरी इज द एरिया ऑफ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ रामानुजन। अच्छा, नंबर थ्योरी बोला गया, नॉट नंबर सीक्वेंस। नंबर थ्योरी बोल रही हूँ। नंबर थ्योरी किसका कंट्रीब्यूशन है? रामानुजन का। हिज मेमोरी वाज सरप्राइजिंग। मैंने अभी इतना बड़ा स्टोरी आपको बताया उनके मेमोरी के ऊपर, तो आपको याद रखना चाहिए कि उनका मेमोरी, आप बोल सकते हो वो गिफ्टेड ही बच्चे हैं। उनका मेमोरी 140 प्लस था आईक्यू उनके पास। एंड इवन डिजिट्स ऑफ द नंबर सिस्टम वाज हिज फ्रेंड। इवन डिजिट्स को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। एंड कोई भी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए जो भी एग्जाम्पल्स लेते थे वो इवन डिजिट्स का ही होता था। ही न्यू द peculiarities ऑफ ईच एंड एवरी होल नंबर टिल 10,000। वो याद रख देते थे, जस्ट लाइक हमारे अभी के जो रोबोट्स हैं, चिट्टी थे। ओके, वो जैसा ऐसे घुमा के पढ़ता है ना, याद रख लेता है। तो ऑलमोस्ट 10,000 नंबर्स का, होल नंबर्स का, नॉट नंबर्स एनी नंबर्स नहीं, होल नंबर्स का उन्होंने सारे पिकुलैरिटीज बोल दो कि प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने याद रखा था। When Mr. Littlewood came to see Ramanujan, यहाँ पे ना स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग है, आप रामानुजन लिखिएगा, यहाँ पे एम हो गया है। रामानुजन इन टैक्सी नंबर 1729 is the smallest number which can be written in the form of sum of cubes of two number in the two ways। इन्होंने देखो कैसे लिखा। एक मिस्टर लिटिलवुड है जो उनको मीट करने आए थे, ठीक है। सो रामानुजन को मीट करने आए एंड उनका टैक्सी का नंबर था 1729। ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको उन्होंने उनके क्यूब्स, सम ऑफ क्यूब से डिस्कवर किया एंड दो वेज से इसको लिखा था। एक है 9 के क्यूब, ठीक है, प्लस 10 का क्यूब, ठीक है। ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, 12 का क्यूब। सो इस अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपको मिल जाएगा अगर ऐड कर दो क्यूब्स को, ठीक है। नेक्स्ट, ही डिस्कवर्ड मॉक थीटा फंक्शन इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। मॉक थीटा मतलब ये मॉक थीटा के बारे में डिटेल तो मुझे नहीं पता। सो मॉक थीटा याद रख लेना बस। मॉक थीटा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने अप टू +2 तक मॉक थीटा का कुछ भी नहीं पढ़ा है। सो मॉक थीटा का कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको याद रख लेना है कि उनके लाइफ के एंडिंग पॉइंट तक उन्होंने बहुत कुछ डिस्कवरी तो किया है, इन्वेंशन किया है। तो उनके लास्ट ईयर्स में, उनके जाने के पहले उन्होंने डिस्कवर किया था मॉक थीटा, ठीक है। एंड उन्होंने बहुत सारे
मिस्ट्रीज को ओपन कर दिया। मैथ्स में बहुत मिस्ट्रीज होते हैं, इक्वेशंस का बहुत मिस्ट्रीज होता है, वो सॉल्व कर दिए थे। ठीक है, हो गया, इतना क्लियर है? क्लियर है? अच्छा लगा? चले नेक्स्ट चले। ओके, चलो अभी ब्रह्मगुप्त में आ जाओ। अच्छा, रामानुजन कहाँ पे जन्म हुए थे? उनका बर्थ प्लेस का नाम बोलो। नहीं, वो तो बी से, मैंने बी को याद रखना बोला था। याद करो, भास्कराचार्य विजयपुर, इरोड, इरोड मद्रास प्रेसिडेंसी, इरोड मद्रास प्रेसिडेंसी। देखो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी अगेन, आज अगर क्लास एंड हो गया मतलब कल मैं पूछूंगी अगेन, कुछ कुछ पढ़ाया मतलब बीच बीच में मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है, चलो, एक्सप्लेन द वर्क ऑफ ब्रह्मगुप्त। अभी आए ब्रह्मगुप्त हमारे। ठीक है, ये बहुत अच्छे जगह से, उज्जैन। ठीक है, ब्रह्मगुप्त वाज बोर्न इन 598, 598। अच्छा, 598 मेंशन है, मतलब ये एडी का ही पीरियड है। 598 एडी पॉसिबली मेंशन है, एंड ये उज्जैन में ही हुए थे। एंड इनका डेथ इंडिया के कोई एक प्लेस में हुआ था, ये पूरा मेंशन नहीं है, बट हम इसको उज्जैन से ही स्टार्ट हुए थे, उज्जैन में एंड कर सकते हैं, बिकॉज इस बुक में मेंशन नहीं है, तो उज्जैन में ही एंड हुए थे 670 में। ब्रह्मगुप्त वॉज हेड ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट उज्जैन। उज्जैन में जब एस्ट्रोनॉमिकली जितने भी प्रोसेस को कंटिन्यू किया जा रहा था या कैलकुलेशंस किया जा रहा था, उसके हेड के नाते इनको रखा गया था। ठीक है, एंड मैथमेटिकल सेंटर, ये जो उज्जैन में प्रैक्टिस हो रहा था रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेटरी? जस्ट लाइक लेबोरेटरी होता है ना, ये ऑब्जर्वेटरी था। लेबोरेटरी में जो फंक्शंस होते हैं, ऑब्जर्वेटरी में भी वही फंक्शन होते हैं, बट यहाँ पे मेन जो मेथड रहेगा वो ऑब्जर्वेशन रहेगा, ना ही एक्सप्लेनेशन और ना ही एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन इज द मेन मेथड। ठीक है, एंड ये क्या था? मैथमेटिकल सेंटर ऑफ एंशियंट इंडिया। इंडिया का मैथमेटिकल सेंटर था, सबसे पहला सेंटर बोल सकते हो, या फिर फेमस सेंटर था। मैथमेटिकल सेंटर उज्जैन में था, एंड उज्जैन में उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो था उसके हेड थे वो। इनके वर्क के ऊपर चले जाते हैं। ही रोड इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑन मैथमेटिक्स। इन्होंने बहुत सारा वर्क लिखा है मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। तो इनका जो पहला जो रोट किए हैं या लिखे हैं बुक, ब्रह्म सुप्त सिद्धांत। ब्रह्म सुप्त सिद्धांत। अच्छा, अभी क्वेश्चन आया, भास्कराचार्य का बुक का नाम बोल दो। भास्कराचार्य का बुक का नाम बोल दो। एस एस से है, देखो मैं हिंट दे रही हूँ, डबल एस, दो वर्ड आएंगे, डबल एस है। देखो एस पे सिद्धांत, सिद्धांत प्रमाणिक, गुड। तो इनका क्या है? ब्रह्म सुप्त सिद्धांत। ब्रह्म सुप्त सिद्धांत, इसका मीनिंग भी उन्होंने दिया है, द ओपनिंग ऑफ द यूनिवर्स, द ओपनिंग ऑफ द यूनिवर्स। एंड उनके 21 चैप्टर में एट भीलामाला इन 628, मतलब देखो इसमें 28 चैप्टर्स था, एंड इन 28 चैप्टर्स उन्होंने पूरा ही यूनिवर्स कैसे ओपन हुआ, मतलब यूनिवर्स का ओपनिंग मतलब क्या है पता है? यूनिवर्स कैसे इतना वास्ट है उसको हमने बोला ओपनिंग ऑफ द यूनिवर्स। एंड यूनिवर्स के विद इन इतने गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगा है, मिल्की वेज हैं, एंड उसके साथ सेलेस्टियल बॉडीज हैं, स्टार्स, मून्स, प्लैनेट्स, इतने सारी चीज हैं, वो सारा कुछ इन्होंने बताया। ठीक है, इन द ब्रह्म सुप्त सिद्धांत ही गेव रिमार्केबल फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द साइक्लिक quadrilateral and for the length of the diagonal in the terms of the sides। अच्छा, मुझे diagonal points बोलना। ये देखो मैं एक बना रही हूँ, एंड मैंने ऐसा कर दिया, कौन सा डायगोनल है? मुझे नंबरिंग भी मैं कर दे रही हूँ, अल्फाबेट से मैं नंबरिंग कर रही हूँ। बोलो, गुड। ए सी एंड बी डी, तो ये डायगोनल पॉइंट्स हो गए। तो ये सारा चीज उन्होंने डिस्कवर किया, फॉर द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स इन द टर्म्स ऑफ द साइड्स। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब इसके भी एरिया, उन्होंने एरिया का फॉर्मूला, तो सारा फॉर्मूला उन्होंने दिया। अच्छा, मुझे बोल दो, एरिया ऑफ ए सर्कल किसने डिस्कवर किया? एरिया ऑफ ए सर्कल, उसका फॉर्मूला किसने दिया? भास्कराचार्य। एरिया ऑफ द सर्कल, भास्कराचार्य। एरिया ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड फॉर द लेंथ ऑफ द डायगोनल इन टर्म्स ऑफ साइड्स, ये दिया ब्रह्मगुप्त ने। सो ब्रह्मगुप्त ने तो कर दिया। अभी ब्रह्मगुप्त ने सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, कंजक्शन, प्लानिटरी कंजक्शंस, पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स, मैंने बोला ना ओपनिंग ऑफ द यूनिवर्स बोला गया ना, सो यूनिवर्स में बहुत कुछ है, अभी सारी चीजों के ऊपर उन्होंने दिया है। सो लूनर इक्लिप्स कब आएगा, सोलर इक्लिप्स कब आएगा, दैट मीन्स मून, सन एंड आपका जो रहता है अर्थ, इसका जो प्लेसमेंट है, इसका जो प्लेसमेंट है इसके अकॉर्डिंग ही आपका सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स होता है। एंड इसके साथ जो प्लैनेट्स है वो एक दूसरे के पास, सोचो
अगर कोई इमेजिनरी एक्सेस नहीं होता एंड ये आसपास में मूव करते हैं, तो एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के साथ बोmbardment करेगा, तो वो जैसा ना हो, तो उसके लिए प्लानिटरी कंजक्शंस चाहिए या पॉइंट्स चाहिए जहाँ पे उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स मूव करें। तो ये सब ब्रह्म सुप्त सिद्धांत में उन्होंने बताया, उसके रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स है, राइटिंग्स है, उन्होंने डिस्कवर किया। इनके सेकंड वर्क जो था, ये मैथमेटिक्स पे था एंड एस्ट्रोनॉमी पे भी था, एंड इनका सेकंड बुक का नाम है देखो यहाँ पे क्या लिखा है, खंडा खड़ायक, ठीक है, खंडा खड़ायक, रिटन इन 665, खंडा खड़ायक, 2 बुक लिखे हैं। अच्छा, और बता दो मुझे कि इनका पहला बुक का नाम क्या था, अभी पढ़े, नाम सही है, उनके नाम सही है, बस हो गया। तो यहाँ पे मेंशन भी था ब्रह्मसूत्र सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट आया के याद रखना, खंडा खड़ाएगा, ठीक है। खंडा खड़ाएगा इज इन 8 चैप्टर अगेन कवरिंग टॉपिक सच एज, क्या क्या टॉपिक्स इसमें इन्होंने मेंशन किया है 8 चैप्टर्स में। देखो, लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट्स का लॉन्गिट्यूड देखना है, ठीक है, लैटिट्यूड नहीं बोल रहा है, लॉन्गिट्यूड ही होगा। लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द प्लैनेट्स, 3 प्रॉब्लम्स ऑफ द डायऑर्नल रोटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डायऑर्नल? डायऑर्नल जानते हो? मैं वर्ड दूं? डायऑर्नल का ऑपोजिट क्या है? नॉक्चर्नल, जानते हो, कुछ सुने हो? नॉक्चर्नल, डायऑर्नल। अच्छा, याद रखना, डी मीन्स डे टाइम, ठीक है, डायऑर्नल मतलब हो गया डे टाइम, नॉक्चर्नल मीन्स नाइट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स ऑफ डायऑर्नल रोटेशन, जो प्लैनेट्स दिन में ज्यादा घूमते हैं, रोटेट करते हैं, एंड जो प्लैनेट्स के मूविंग जो कैपेसिटी है वो डे पे ज़्यादा है, उसके ऊपर उस रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे, 3 प्रॉब्लम्स को उन्होंने सोल्यूशन दिया था। उसके बाद लूनर एक्लिप्सेस का, सोलर एक्लिप्सेस का, राइजिंग एंड सेटिंग्स, मतलब सन जैसे राइज कर रहा है एंड सन जैसे सेट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मून्स में जो आपका अर्ध चंद्रमा आती है, मून्स क्रेशन एंड कंजक्शन ऑफ द प्लैनेट्स। मतलब देखो, दोनों ही किताब में उन्होंने एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स को लेके बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, ठीक है। डायगोनल पॉइंट्स याद रहेंगे। अभी बोल दो, मैं कुछ एक इंटरेस्टिंग ईवीएस का क्वेश्चन पूछ लूं इस वर्ड के अकॉर्डिंग, डायगोनल। डे टाइम में कुछ ऐसे एनिमल्स का नाम बोलो जो एक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं डे टाइम में। डे टाइम आप लोग रास्ते में भी देखते हो, डॉग, डॉग कैट, ना, हाँ जितने हैं, बट डॉग कैट नाइट में भी उतना ही एक्टिव रहता है, ठीक है, नाइट में भी उतना ही एक्टिव रहते हैं। काउ, काउ हो गया, ये ठीक है, काउ हो गया, हॉर्स हो गया, ये सारे आपके कैटल, जितने भी कैटल्स रिलेटेड है ना, वो सारे डे टाइम में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, नाइट को वो थोड़ा रेस्ट में रहता है। क्या होता है, डे टाइम में उन्होंने जितना भी ग्रेजिंग किया, जस्ट लाइक ग्रासेस हैं, जितना भी चरना था वो चर लिए, एंड वो आके क्या करते हैं, खाना को वो चबाते हैं, रात भर वो बैठ के चबाएंगे, उसको हजम करेंगे, तो वो काम वो करते हैं डे टाइम में। बट नॉक्चर्नल बर्ड बोल दो, एक नॉक्चर्नल बर्ड जो एक्टिव रहता है, नॉक्चर्नल मतलब नाइट एंड, मैं अच्छा आउल, मैंने बर्ड बोला, बर्ड है आपका, बैट बर्ड नहीं होता, वो चिरोप्टेरा है, मतलब वो मामल्स कैटेगरी में आ जाता है, वो बर्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन बता दूं, अभी पढ़ा है मतलब याद रखना है। अच्छा, आप सुपरसोनिक साउंड जानते हो? सुपरसोनिक या फिर सोनर, इको, इको, इको सुनो, इको वर्ड, इको वर्ड। अच्छा, एक वॉइस कब इको होता है बताओ? खाली जगह रहेगा, बहुत खाली, या फिर क्लोज एरिया में, ये दोनों जगह पे हो सकता है, ठीक है। अगर रूम बहुत बड़ा है, ऑडिटोरियम, जस्ट लाइक ऑडिटोरियम, एंड वहां पे साउंड मूव नहीं कर सकता, दैट मीन्स उसके आसपास कोई भी एलिमेंट्स या फिर वस्तुएं नहीं है, तो उस पे वो बोम्बार्ड नहीं कर सकता। तो उस एरिया में जो वाल है, वाल है, उसी से ही वो बार बार टकरा के घुसता है, ठीक है। तो ये पहला चीज है। अगर मैं बोलूँ हिली एरियाज में, पहाड़ी एरियाज में जाते हो, हिल स्टेशन, हिली एरियाज में, वहां पे मतलब खाली जगह है, वहां पे चिल्लाते हो तो आपका वॉइस फिर से इको होके आता है। तो ऐसा एक एनिमल मैं बोल रही हूँ, अभी एनिमल बोल रही हूँ, ठीक है, एनिमल और मामल, मामल बोल रही हूँ, मामल मतलब जो हमारे कैटेगरीज में आते हैं उसको मैमल्स बोलते हैं। अभी बोलो मैमल्स, कौन ऐसा मैमल्स है या एनिमल्स है जो कि इको से कोई भी ऑब्जेक्ट या इंसेक्ट को समझ पाते कि वो कितने डिस्टेंस में है? देखो बीच बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन।
हाँ। अच्छा, मैं सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल दे दूँ? फटाक से अगर कभी भी ईवीएस में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एक एग्ज़ाम्पल आएगा बैट। अभी आपने ही दिया था ना इसलिए मैंने आपको ही बोला, ठीक है? ये बैट है, जो 100% इको से हर एक चीज़ को पकड़ सकता है। क्या होता है कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं, उनके लिए खाना ही होता है सब कुछ। तो इंसेक्ट एक रात में जैसे जो जुगनू होते हैं या फिर ऐसे ही कुछ भी इंसेक्ट वो मूव कर रहा है, ठीक है? उसको वो कैसे पकड़ेगा? वो जो मूव कर रहा है उसका एक वाइब्रेशन हो रहा है, उस वाइब्रेशन के थ्रू उसका साउंड विंग्स के साउंड उसके पास पहुंचते हैं। ये इको होता है उसका सोनर साउंड्स है सोनिक सुप्रासोनिक आप बोल सकते हो। इस पीरियड में उसका माइंड उस डायरेक्शन को पकड़ लेता है एंड वो कैप्चर करके खा लेता है। यही चीज होता है ईवीएस में। एक क्वेश्चन हमेशा रहता है ऐसे, स्लॉथ से क्वेश्चन आते हैं, एलिफेंट से क्वेश्चन आते हैं, बहुत कुछ क्वेश्चन है। मेरे माइंड में अभी आया तो मैंने बोल दिया डायगोनल रोटेशंस के अकॉर्डिंग, डायगोनल नॉक्टर्नल के अकॉर्डिंग। चलो अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ऊपर चलो ऊपर चलो। कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स ब्रह्मगुप्त का और क्या क्या है देख लो। अभी तो थोड़ा देख लिया फिर भी देख लो। ब्रह्मगुप्त's अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नंबर सिस्टम वाज फार बियॉन्ड अदर ऑफ द पीरियड। मतलब उस पीरियड में उन्होंने जो डिस्कवरी किया था नंबर सिस्टम्स को लेके, अदर पीरियड्स में उतना डिस्कवरी हुआ ही नहीं था नंबर सिस्टम्स में। ब्रह्मगुप्त ऑल्सो स्टडीड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़े हैं कि नहीं? एपी, एपी पढ़े? एपी अच्छे से हम लोग पढ़े। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कहाँ पे सुना था? बोलो बोलो फटाफट बोलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसने और दिया है फॉर्मूली? और भी फॉर्मूलाज मिले हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? रामानुजन, ठीक है चलो हो गया। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, सरफेस एंड वॉल्यूम्स, इतना सारा चीज ब्रह्मगुप्त ने डिस्कवर कर दिया। ठीक है, इसके फॉर्मूलाज इन्होंने डिस्कवर कर दिए। एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स तो अभी पढ़े थे, इन्होंने उसका भी फॉर्मूला दिया है ब्रह्मगुप्त को। अभी चलो नेक्स्ट, ब्रह्मगुप्त बिलीव्ड इन स्टैटिक अर्थ। अच्छा, हमारा अर्थ मूव करता है कि नहीं? फिर भी उन्होंने बोला कि अर्थ इतना स्लो मूव करता है, वो स्टैटिक है, उसका रिदम एक ही जैसा रहता है थ्रू आउट 365 डेज 6 आवर्स 5 मिनट्स 19 सेकेंड्स। ठीक है, इस चीज को उन्होंने डिस्कवर किया एंड इसी से उनको पता चला ये लेंथ ऑफ द ईयर है। एक साल का टाइम जो पीरियड उन्होंने निकाला, ये है कि अर्थ जो मूव करता है 365 डेज 6 आवर्स 5 मिनट्स 19 सेकेंड्स। एंड इन्होंने चेंजिंग द वैल्यू टू 365 डेज 6 आवर्स 12 मिनट 36 सेकंड्स इन द सेकंड बुक। मतलब उन्होंने पहले बार जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने बोला अपने फर्स्ट वर्क में ये 365 दिन 6 घंटे 5 मिनट 19 सेकंड लगता है। फिर उन्होंने नेक्स्टली चेंज किया इसको कि 365 दिन तो यहाँ पे भी मेंशन है, 6 घंटे 6 घंटे हैं, बट 5 मिनट की जगह पे और थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा गया, 12 मिनट 36 सेकंड कर है। उन्होंने अपने बुक में लिखा, सेकंड बुक में लिखा। चलो अपना सेकंड बुक क्या है ब्रह्मगुप्त का? अभी पढ़ के आए थे बताओ, के याद करो। खंडा, अच्छा अच्छा, यहाँ पे फिर से देख लो, के याद करना है, के ही याद रखो। खंडा खड़ाए क, य क, ठीक है, खंडा खड़ाए क। अच्छा चलो नेक्स्ट, इनका पहला बुक क्या था? बोलो, अभी याद था मैम? ब्रह्म सुप्ता, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म सुप्ता सिद्धांत। ओके। अभी यहाँ पे भी है देखो, ब्रह्म सुप्ता सिद्धांत ही डिफाइंड जीरो एज द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग ए नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। 1 - 1 = 0, 2 - 2 = 0। किसी भी नंबर को उसी नंबर से अगर सब्सट्रैक्ट कर दो तो जीरो ही मिलेगा। इन्होंने ये डिस्कवर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, अनदर अरिथमेटिकल रिजल्ट्स प्रेजेंटेड बाय ब्रह्मगुप्त इज हिज एल्गोरिथम फॉर कंप्यूटिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए उन्होंने एल्गोरिथम का डिस्कवरी कर दिया। एंड ही गेव 4 मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 4 वेज हैं, 4 मेथड्स हैं गुना करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। हो गया, इतना है ब्रह्मगुप्त का कंट्रीब्यूशन। अभी आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ बराहमिहिर, लास्ट है हमारे कंट्रीब्यूशन में, इनका नाम अभी लास्ट में आ रहा है। बराहमिहिर वाज बोर्न इन 505 एडी, 505 एडी। अच्छा, मुझे और एक क्वेश्चन आया माइंड में, पूछूं? अच्छा, चलो, 476 एडी में किसका बर्थ हुआ? 476 एडी, चलो चलो, पहला स्टार्टिंग किससे किए? देखो मैंने हिंट दे दी हूँ, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वन 476 एडी, याद रख लेना। ठीक है, 505 एडी बराहम,
505 एडी बराहमीर, ठीक है। अच्छा चलो, अभी उज्जैन में कौन बर्थ क्या था बताओ, इससे पहले उज्जैन में? ब्रह्मगुप्त। तो हाँ, बराहमीर भी नियर उज्जैन ही हुए थे। एंड इनका जो फैमिली था ये ब्राह्मीण फैमिली था। एंड ये सेटल्ड हुआ था कपिता, कविता, ठीक है? एंड हिज फादर आदित्य दास वाज a worshipper of the sun god, मतलब भगवान माना जाता है, सूर्य देवता उनका पुजारी थे, मतलब पूजा करते थे जस्ट। एंड हिज फादर टॉट एस्ट्रोलॉजी टू बरामीर, बरामीर को किसने एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ाया? आदित्य दास उनके पिता थे। अच्छा थोड़ा सा म्यूट कर लो, थोड़ा सा म्यूट कर लो प्लीज, बिकॉज बहुत थोड़ा सा। हाँ बताइए। हाँ तो वो यहाँ पे मेंशन है ना, ये तो मेंशन है, देखो अभी पढ़े थे। देखो यहाँ पे मेंशन भी है ना, was born in 598 possibly in उज्जैन। क्या कंफ्यूजन हुआ बताओ, अभी बताओ, फिर से बताओ। मेंशन्ड है ना? अच्छा चलो, बाद में देखते हैं क्या है, मुझे बोलना मैं देखती हूँ। चलो, एक्चुअली बहुत साउंड आ रहा है कुछ चीजों का। ओके चलो, सो बराहमीर आ गए। अभी देखो, ऑन ए विजिट टू कुसुमपुरा, कुसुमपुरा किसने बर्थ किया कुसुमपुरा में? फिर भूल गए ना, देखो रामानुजन, कुसुमपुरा, गए ना, सब गए। भास्कराचार्य बीजापुरा, गए आप लोग। इसलिए मैंने बोला कंफ्यूज मत होइए, ये क्या था, ये क्या था, स्टार्टिंग में पढ़े ना। हाँ, आर्यभट्ट वन कुसुमपुरा नियर पटना। सो यहाँ पे मेंशन भी वही चीज है, देखो रुको। हाँ आ गए। ऑन ए विजिट टू कुसुमपुरा, यंग बराहमीर मेट द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। कौन है मैथमेटिशियन? आर्यभट्ट, ठीक है। कुसुमपुरा में वो जब विजिट किए तो वहां पे कौन थे? यंग बराहमीर मीट किए, किसको मीट किया? आर्यभट्ट को। एंड वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए उनसे, आर्यभट्ट से इंस्पायर्ड हो गए। तो इन्होंने एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी को ही अपना लाइफ टाइम का एम मान लिया एंड उसी पे अपना पढ़ाई स्टार्ट किया, परस्यू किया, ठीक है। एट दैट टाइम उज्जैन वॉज अ सेंटर ऑफ लर्निंग। अभी सर ने भी बोला उज्जैन क्या था, एक मैथमेटिशियन सेंटर था, एस्ट्रोनॉमी के लिए भी वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी था। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स तो थे, सो मेनी स्कूल्स ऑफ आर्ट साइंस कल्चर वेर फ्लोरिसिंग इन द प्रोस्पेरिटी ऑफ द गुप्ता रेज। सो गुप्त के जो शासन थे, रेन जो था, गुप्त शासन के पीरियड में बहुत सारे आर्ट साइंस कल्चर को लेके काम किया जा रहा था। उस पीरियड में उज्जैन जो था सेंटर ऑफ लर्निंग बन गया था। एंड बराहमीर वहाँ पे शिफ्ट हो गए बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए वहाँ पे शिफ्ट हो गए। इसके बाद आगे चलोगे और थोड़ा लिखोगे तो कंट्रीब्यूशन में देख लो, बराहमीर्स मैथमेटिकल वर्क इंक्लूडेड द डिस्कवरी ऑफ ट्रिगोनमेट्रिक फार्मूलाज, ट्रिगोनमेट्रिक फार्मूलाज, ट्रिगोनमेट्रिक फार्मूलाज। अभी बोलो ट्रिगोनमेट्रिक फार्मूलाज और किसने दिया है? साइन, साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन इंटू कॉस, हमने किया था ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस। हाँ, भास्कराचार्य। तो वैसे ही इन्होंने भी, बराहमीर ने भी ट्रिगोनोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए। मैं देखो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बीच-बीच में क्वेश्चंस पूछ रही हूँ ताकि कंपैरिजन में आप ला सको एंड पढ़ सको। सो बराहमीर ने क्या किया पता है? जो साइन का टेबल था आर्यभट्ट ने भी डिस्कवर किया था, तो उसको इन्होंने एक्यूरेसी किया, मतलब एक्यूरेट बनाया और थोड़ा-सा चेंज किया, एक्यूरेसी दिया। ठीक है? इतना किए। अमोंग बराहमीर्स कंट्रीब्यूशन टू फिजिक्स, देखो एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट से वो बहुत ही ज्यादा आगे थे, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी उनके फादर ने भी एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ाया, आदित्य दास उनके फादर थे। एंड एस्ट्रोनॉमिकल ग्राउंड से ही उनका बेस बना हुआ था, इसलिए वो फिजिक्स में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिए। जैसे कि उन्होंने रिफ्लेक्शन इज कॉज्ड बाय द बैक स्कैटरिंग ऑफ द पार्टिकल्स एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कब होता है? जब भी हमारा चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए लाइट रे एज इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक हमने कंसेप्ट पढ़ा था बचपन में, क्या कंसेप्ट था? जस्ट लाइक एक बीकर होगा, यहाँ पे हमने मीडियम दे दिया, ये वाटर है एंड लाइट रे यहाँ से आता है एंड ये ऐसे हो जाता है। तो ये कौन सा कंसेप्ट है? ये कौन सा कंसेप्ट है? एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा कंसेप्ट है? जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम को मूव करता है, एयर है। हाँ, रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट था। ये लाइट रेज आया, लाइट रेज जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाता है, एयर एक मीडियम है आपका, वाटर एक मीडियम है। सो एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाता है तो उसका एंगल ना चेंज हो जाता है, मतलब थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। तो इसके बारे में इन्होंने बताया। और ये क्या बताया? जस्ट लाइक, अच्छा सनलाइट जब अर्थ पे गिरता है तो क्या अर्थ पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा? ये सनलाइट आया और रेज आया तो ये कुछ एब्जॉर्ब करता है, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो ये सब के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, इन्होंने ये सब बताया। सो कोई भी पार्टिकल से भी अगर टच होता है ना लाइट, उसके रिफ्लेक्शन में फिर से कुछ स्कैटर्ड आउट हो जाता है, कुछ लाइट के जो रिफ्लेक्शन के बाद वो स्कैटर्ड आउट हो जाता है, तो वो उसको हम रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। रिफ्लेक्शन इज कॉज्ड बाय द बैक स्कैटरिंग ऑफ द पार्टिकल्स एंड रिफ्रैक्शन द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए लाइट रेज एज इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये साइंस का कंसेप्ट है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट मूव करता है तो उसका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो टिल्ट हो जाता है। एंड बैक स्कैटरिंग किसी भी वस्तु से या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट पास करना को ट्राई करता है या फिर पास नहीं कर पाता, जस्ट लाइक अर्थ सरफेस ही काउंट करना कि अर्थ सरफेस पे लाइट आया तो उसके बाद जो हीट एनर्जी आता है वो थोड़ा सा स्कैटर्ड आउट होके चला जाता है। ऐसे करके अर्थ से हम ऑलमोस्ट बोल सकते हो मैक्सिमम लाइट एनर्जी स्कैटर्ड आउट हो जाता है। एंड वो जो आपके क्या बोलते हैं, ऐसे ही जो स्पेस है, स्पेस पे जाके वो मिक्स हो जाता है। ऐसे हमारा था। अच्छा नेक्स्ट देखो, और एक आया, कंसेप्ट आया कि इन्होंने बहुत कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया था डिफरेंट लैंग्वेज में, डिफरेंट लैंग्वेज में। सो इसके अकॉर्डिंग देखो, एक स्पेलिंग था, यहाँ पे क्या लिखा है, पंक लिखा गया है, तो वो पंक नहीं है, पांच है, पंच होगा। ठीक है, PANCHA होगा, पंच होगा। पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका इंग्लिश में बोला गया फाइव ट्रीटीज, फाइव ट्रीटीज। ये कंपेंडियम ऑफ ग्रीक, इजिप्टियन, रोमन, इंडियन एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, मतलब सारे लैंग्वेज को उन्होंने मिक्स किया एंड सारे लैंग्वेज के थ्रू उनको पता चला कि डिफरेंट लैंग्वेज में एस्ट्रोनॉमी के बारे में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया गया एंड सबको लेके उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस दिए। ठीक है, उनका प्रोग्रेस इंडियन एस्ट्रोनॉमी में बहुत ही आगे था, बहुत आगे था। ठीक है, उन्होंने सारा कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया था कि ये ग्रीक में क्या बोला गया है एस्ट्रोनॉमी को, या फिर रोमन में क्या बोला गया है, इजिप्ट में इजिप्टियन लैंग्वेज में क्या बोला गया, या वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी में क्या बोला गया, एस्ट्रोनॉमी को उन्होंने एक्सप्लेन किया पूरे अच्छे से। अच्छा नेक्स्ट, इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, हिस्ट्री बोला गया, फिजिक्स नहीं बोला गया, हिस्ट्री ऑफ साइंस, ही वाज द फर्स्ट टू क्लेम दैट सम फोर्स माइट बी कीपिंग बॉडी स्टक टू द राउंड अर्थ। अच्छा, हम अर्थ पे ऐसे खड़े हैं या बैठे हैं, कौन सा फोर्स है हमारे पास, हमारे बॉडी के विद इन कौन सा फोर्स हमें खींच रहा है, जानते हो आप लोग? ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, हमारे बॉडी के विद इन भी कुछ फोर्स होगा ना, बॉडी के विद इन होगा कि नहीं बोलो? अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे बॉडी के फोर्स के साथ जब कंबाइन होता है तो वो जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड के जैसे वो खींचता है। तो उसके बारे में भी इन्होंने बताया। ठीक है, इसलिए हम लोग इस राउंड अर्थ में सोचो, अर्थ तो राउंड है, अर्थ राउंड है मतलब हमें भी हमेशा घूमने, मतलब हमें भी क्या करना चाहिए, स्टिल हम नहीं रहेंगे, हमें भी घूमना चाहिए ऐसे ही राउंड 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 राउंड। बट हमें जहां पे भी खड़े कर दो हम लोग स्ट्रेट ही रहते हैं एंड हमें सरफेस भी क्या मिलता है, फ्लैट मिलता है। ठीक है, ये अर्थ राउंड होने से भी हमें सरफेस मिल रहा है फ्लैट। तो ये कुछ तो फोर्स होगा जो खींच रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है एंड बॉडी के विद इन भी फोर्स है, तो वो मिलके मैग्नेटिक रिएक्शंस बनाते हैं या मैग्नेटिक एक फील्ड क्रिएट होता है, उसके वजह से ये हमें खींच के रखता है, अर्थ में हम लोग स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं। ठीक है, बराहमीर मेड सम सिग्निफिकेंट, सॉरी, सो जियोलॉजी के ऊपर भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। जियोलॉजी अर्थ के अंदर है, मतलब अर्थ के विद इन बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे। अच्छा मुझे एक प्लेट का नाम बोल दो, मैंने प्लेट बोल दिया, कौन से प्लेट्स हैं अर्थ के नीचे जो मूव करते हैं जिसके वजह से अगर वो, टेक्टोनिक प्लेट्स। अच्छा, टेक्टोनिक प्लेट्स अगर इक्वली ना रहे, अप डाउन होता रहे तो क्या आएगा, क्या आएगा, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, बस। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स में भी उनका ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा था। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्रेडिक्टेड अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर आजकल जो हम लोग कर लेते हैं ना, बोरिंग बोरिंग करके हम लोग पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, सो देयर आर ना टू टाइप्स ऑफ वाटर,
आपको पता है 2 टाइप के वाटर हैं, ये आप ना ईवीएस में पढ़ोगे, सीटेट के ईवीएस में भी ये क्वेश्चंस आता है। 2 टाइप्स के वाटर हैं। क्या-क्या हो सकते हैं? एक होता है सरफेस वाटर, एक होता है अंडरग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर कौन-सा है बताओ? जो सरफेस में अवेलेबल है। कौन-सा पानी सरफेस में अवेलेबल है? एग्ज़ाम्पल दे दो। रिवर, लेक हो गया, ये सारे सरफेस पे है, ओशंस हो गए, ये सारे सरफेस में है। बट ओशंस का वाटर तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। रिवर का वाटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं बिकॉज़ वो स्वीटिंग टेस्ट होता है। अच्छा, अभी और एक चीज़ आया अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड वाटर होता है। अच्छा, अंडरग्राउंड वाटर समटाइम्स एक वर्ड आपने सुना होगा। 2 वर्ड बोलती हूँ, ये दोनों वर्ड के अंदर लास्ट आ गए इसलिए बोल रही हूँ, कुछ वर्ड्स के नाम बोल रही हूँ। ये सुना है? लीचिंग, ली लीचिंग, अच्छा, लीचिंग, ब्लीचिंग नहीं बोल रही हूँ, लीचिंग बोल रही हूँ। लीचिंग क्या होता है? सपोज़ मैं आपको सिंपल सा चीज़ बता रही हूँ। एक सोच लो, ये बीकर है, बीकर जानते हो ना? ग्लास बीकर्स, जानते ही होंगे सब। अभी देखो इसमें मैं ना वाटर दे रही हूँ, बहुत सारा वाटर दे दी एंड ना एक पीस ऑफ छोटा-सा पीस ऑफ बीटरूट बीटरूट मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये वाटर का कलर चेंज करेगा? करेगा। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। इस प्रोसेस को लीचिंग बोलते हैं, ठीक है? जब ये पानी सपोज अभी देख दो ये पानी रेड रेड हो गया, पिंकिश कलर का हो जाएगा। अभी पिंकिश कलर का पानी अगर अर्थ सरफेस पे डाल दोगे तो अर्थ सरफेस से ये बह जाएगा या फिर अर्थ सरफेस इसको एब्जॉर्ब कर लेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। जब ये एब्जॉर्ब करता है तो सरफेस का कुछ लेयर तक पिंकिश कलर रहेगा कि नहीं बोलो? बस, ये जो प्रोसेस है इसको हमने क्या बोला? ये है लीचिंग, ठीक है? ये लीचिंग होता है एंड जिस प्रोसेस के थ्रू सरफेस का पानी नीचे जाता है उसको परकोलेशन बोलते हैं, ठीक है? परकोलेशन बोलते हैं, परकोलेशन, परकोलेशन। अभी देखो चलते हैं। इन्होंने और भी एक्सप्लेनेशन दिया। ही क्लेम दैट प्लांट्स एंड टर्माइट्स, टर्माइट जानते हो? टर्माइट्स, अरे लकड़ी को जो खा जाता है। हाँ, लकड़ी को जो खा जाता है ना? टर्माइट्स सर्व एज़ इंडिकेटर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ये टर्माइट्स कहाँ पे रहते हैं? जहाँ पे ना मतलब थोड़ा-थोड़ा स्वेट 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 बोल रही हूँ, वेट रहता है, स्वेट बोल रही हूँ, वेट रहता है मतलब ड्राई एरियाज़ नहीं होगा। हाँ, सो ऐ हाँ, तो ऐसे एरियाज़ में पानी जहाँ पे होगा, हल्का-हल्का पानी होगा, तो उस एरिया में टर्माइट्स रहते हैं एंड उस एरियाज़ में क्या होता है? प्लांट्स भी ज़्यादा ग्रो करते हैं। प्लांट्स के अंदर कौन-सा प्लांट्स ऐसी जगह में ग्रो करता है बोलो जहाँ पे पानी रहता है? थोड़ा-थोड़ा पानी रहता है? algae, गुड, algae, ठीक है? algae। सो ये सारा हो गया बट algae इज़ नॉट ए प्लांट, ये प्लांट नहीं है, फिर भी हम लोग काउंट करते हैं, ईवीएस जब पढ़ते हैं तो एज़ ए प्लांट ही काउंट किया जाता है उसको, ठीक है? सो इन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन दे दिया और क्या है, इतना करने से हो जाएगा, ठीक है? इतना करने से ये हो जाएगा। इतना समझ आया?